नमस्कार। धूमिल पांडुलिपि में आप सबका स्वागत है। भूली बिसरी कहानी में आज सुनिए अब्दुल बिस्मिल्लाह जी की कहानी अतिथि देवो भव। गर्मी बहुत तेज थी। 3-4 दिनों से बराबर लू चल रही थी और जगह जगह मौतें हो रही थी। शहर की सड़कें चूल्हे पर चढ़े तवे की तरह तप रही थी। बड़े बड़े लोगों ने दरवाजों पर खस लगवा रखी थी और उनके नौकर उन्हें पानी से तर रहे थे। दुकानों पर पर्दे गिरे हुए थे। पटरी पर बैठने वाले नाई, खोमचे वाले और लॉटरी के टिकट बेचने वाले ओवर ब्रिज के नीचे पहुंच गए थे और शाम होने का इंतजार कर रहे थे। रिक्शे में लोग इस तरह दुबक कर बैठते थे मानो शरीर का कोई अंग अगर बाहर निकलेगा तो वह जल जाएगा। प्रायः सभी के रुमाल पसीना पोंछते पोंछते काले हो गए थे। देहात के लोग तो अपने चेहरों को मोटे तौलिए या गमछे से इस तरह लपेटे हुए थे कि दूर से वे डाकू जैसे दिखते थे। पैदल चलने वाले लोगों ने अपने सिर पर छाता नहीं तो अपना बैग ही रख लिया था। किसी किसी ने तो रुमाल को ही सिर पर बांध लिया था। ठेलों पर बिकने वाला पानी 5 पैसे गिलास से बढ़कर 10 पैसे के भाव हो गया था। इस तरह गर्मी ने उस शहर की समाज व्यवस्था और अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से अपनी गिरफ्त में ले लिया था। लोग आज़ाद होते हुए भी गुलाम थे। मजे की बात ये थी कि वे गर्मी का कुछ बिगाड़ भी नहीं सकते थे। अतः लू से बचने के लिए उन्होंने अपनी जेबों में छोटे छोटे प्याज रख लिए थे और शुक्र मना रहे थे। एक छोटा सा प्याज सलमान साहब की जेब में भी पड़ा था। इसे उनकी बीवी ने चुपके से रख दिया था। सलमान साहब को हालांकि इस बात का पूरा पता था, पर वे यही मानकर चल रहे थे कि प्याज के बारे में उन्हें शायद कुछ नहीं मालूम और अपने इस विश्वास पर वे डटे हुए थे कि लू का प्याज से कोई संबंध नहीं होता। सलमान साहब अपना सूटकेस उठाए छन्न छन्न करती सड़क पर बढ़े जा रहे थे। हालांकि उनकी इच्छा हो रही थी कि वे अपने सिर पर औरों की तरह वे भी रुमाल बांध लें या तौलिया निकालकर चेहरे के इर्द गिर्द लपेट लें, पर असुविधा के ख्याल से वे ऐसा नहीं कर पा रहे थे। इसके अलावा उन्हें इस बात की उतावली भी थी कि जल्दी से वे मिश्री लाल गुप्ता के निवास पर पहुंच जाएं। रिक्शा उन्हें मिला नहीं था, अतः अपने मन को वे यही समझाते जा रहे थे कि स्टेशन से उसका कमरा ज़्यादा दूर नहीं है। यह बात मिश्री लाल ने ही उन्हें बताई थी। सलमान साहब मिश्री लाल गुप्ता से मिलने पहली बार उस शहर में पहुंचे थे। मकान नंबर तो उन्हें याद था, पर सिचुएशन का पता नहीं था। लेकिन उन्हें पूरा विश्वास था कि वे मिश्री लाल गुप्ता को अवश्य ही ढूंढ लेंगे। मिश्री लाल गुप्ता सलमान साहब के पड़ोस का एक ऐसा लड़का था जो कस्बे भर में अपने क्रांतिकारी विचारों के कारण मशहूर था। गुप्ता खानदान का वह पहला युवक था जिसने मांस खाना आरंभ कर दिया था और मुसलमान होटलों में चाय पिया करता था। जी हाँ, जिस तरह बनारस का विश्वविद्यालय हिंदू है और अलीगढ़ का विश्वविद्यालय मुसलमान, ठीक उसी तरह उनके कस्बे के होटल भी हिंदू और मुसलमान थे। यह बात अलग है कि हिंदू होटलों में मुसलमानों के लिए या मुसलमान होटलों में हिंदुओं के लिए प्रवेश की कोई मनाही नहीं थी। फिर भी जो धार्मिक लोग थे वे इसे बुरा समझा करते थे। सलमान साहब के पड़ोसी जकी साहब हमेशा मुसलमान हलवाई के यहाँ से ही मिठाई मंगवाते थे, क्योंकि शिवचरण हलवाई जो था वह इस्तिंजा से नहीं रहता था। उस कस्बे में उन दिनों एक ही स्कूल था और वहाँ सबको अनिवार्य रूप से संस्कृत पढ़नी पड़ती थी। अतः सलमान साहब ने भी रामः रामो रामः पढ़ा और नतीजा यह निकला कि वे उर्दू नहीं पढ़ सके। जैसे मिश्री लाल के बाबा गिरधारी लाल गुप्ता अपने ज़माने में सिर्फ उर्दू ही पढ़ सके थे। संस्कृत सीखने का मौका उन्हें मिला ही नहीं। एक तो वैश्य, दूसरे मदरसे में उसका प्रबंध नहीं था। सो इसी किस्म की मजबूरियां सलमान साहब से संस्कृत पढ़वाई और जब वे उच्च शिक्षा लेने के लिए शहर पहुंचे तो वहां भी उन्होंने संस्कृत ही पढ़ी। उन्हें विश्वास था कि एमए करने के बाद वे कहीं ना कहीं संस्कृत के लेक्चरर हो जाएंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। अब वे अपने ही कस्बे के नए नए खुले इस्लामिया मिडिल स्कूल में हिस्ट्री पढ़ाने लगे थे। मिश्री लाल जिन दिनों इंटर कर रहा था, सलमान साहब ने उसे सुबह शाम संस्कृत पढ़ाई थी, अतः वह उन्हें अपना गुरु मानता था और उनके चरण छूता था। अब वह बीए कर चुका था और किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहा था। उसकी प्रबल इच्छा थी कि सलमान साहब जब उसके शहर में आए तो उसके निवास पर अवश्य पधारे। मिश्री लाल की इस इच्छा को
अनअपेक्षित रूप से पूर्ण करने के लिए वे बगैर सूचना दिए उस शहर में पहुंच गए थे और अचानक उसके दरवाजे पर दस्तक देकर उसे चौंका देना चाहते थे। सलमान साहब ने मोहल्ले का नाम याद किया, गोपालगंज। हाँ, यही नाम है। मकान नंबर B562, राधा रमन मिश्र का मकान। स्टेशन से यही कोई आधा मील पर स्थित है। क्यों भाई साहब, गोपालगंज किधर पड़ेगा? उन्होंने एक दुकानदार से पूछा। तो पान की पीक थूकने का कष्ट न करते हुए उसने गलगलाकर वह बताया कि वे महाशय थोड़ा आगे निकल आए, पीछे मुड़कर बिजली के उस वाले खंबे से सटी हुई गली में घुस जाएं। सलमान साहब उसकी दुकान के शेड से जब बाहर निकले तो लू का एक थपेड़ा चट से उनके गाल पर लगा और उन्होंने अपनी एक हथेली कनपटी पर लगा ली। ठीक उसी वक्त उन्हें अपनी जेब में पड़े हुए प्याज का भी ख्याल आया और क्षण भर को वे आश्वस्त हुए। हाँ, यही गली तो है। उन्होंने बिजली के खंबे को ध्यान से देखा और गली में घुस गए। दाहिनी ओर A ब्लॉक था। सलमान साहब ने सोचा कि बाईं ओर जरूर B ब्लॉक होगा, पर उधर H ब्लॉक था। वे और आगे बढ़े, शायद A वाली साइड में ही आगे चलकर B पड़े, लेकिन नहीं। जहां A खत्म हुआ वहां से M शुरू हो गया। बाईं ओर सीधा वे चकरा गए। कहाँ जाना है? एक सज्जन सड़क पर चारपाई पर निकलकर उसे पटक रहे थे और नीचे गिरे हुए खटमलों को मार रहे थे। उसने उनकी बेचैनी को शायद भांप लिया। सलमान ने खुद अपने जूते से खटमल के एक बच्चे को मारा और पूछा, यह B562 किधर पड़ेगा? ओ, मिश्रा जी का मकान। वह पुराने गोपालगंज में। आप इधर से चले जाइए और आगे जाकर मंदिर के पास से दाहिने मुड़ जाइएगा, वहाँ किसी से पूछ लीजिएगा। सलमान साहब ने उन्हें धन्यवाद दिया और चल पड़े। मंदिर के पास पहुंचकर जब वे दाहिनी ओर मुड़े तो उन्होंने देखा पीछे चार पांच भैंसें बंधी हुई हैं और एक लड़की अपने बरामदे में खड़ी होकर दूर जा रहे चूड़ी वाले को बुला रही है। पुराना गोपालगंज क्या यही है? उन्होंने उस लड़की से ही जानकारी लेनी चाहिए, पर उसने उनकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया। उसका सारा ध्यान चूड़ी वाले के ठेले पर लगा हुआ था। सलमान साहब आगे बढ़ गए। थोड़ा और आगे जाने पर पुराने ढंग के ऊंचे नीचे मकान उन्हें दिखाई पड़े, उन जिनकी छाया में उस इलाके की संकड़ी सड़कें अपेक्षाकृत काफी ठंडी थी और नंग धड़ंग बच्चे उन पर उछल रहे थे। सलमान साहब का मन हुआ कि यहाँ वे क्षण भर के लिए खड़े हो जाएं, पर अपने इस विचार को उन्होंने तुरंत ही परित्याग किया और चलते रहे। सामने एक लड़का दौड़ा आ रहा था। उसके पीछे पीछे एक मोटा सा चूहा घिसटा आ रहा था। लड़के ने चूहे की पूंछ में सुतली बांधी थी और उसका एक छोर थामे हुए था। सलमान साहब को देखकर जैसा कि उन्हें उम्मीद थी, वह बिल्कुल ठिठका नहीं। उनके बगल से भागने के चक्कर में उनसे टकरा गया। ये B562 किधर है, तुम्हें पता है? मिश्र जी का मकान। लड़के ने उनकी ओर उड़ती सी नजर डाली और एक मकान की ओर संकेत करता हुआ भाग गया। उसके पीछे पीछे चूहा भी घसीटता हुआ चला गया। सलमान साहब ने ठंडी सांस ली। उस विशालकाय इमारत के सामने जाकर खड़े हो गए। वहां बाहर ही दो औरतें चारपाई पर बैठी हुई थी और पंजाब समस्या को अपने ढंग से हल करने में लगी हुई थी। अरे बिट्टी की अम्मा, वो तो भाग बनाओ कि हम हिंदुस्तान में हैं। पंजाब में होती तो ना जाने क्या गत हुई होती। राधा चरण मिश्र जी का मकान यही है? स्त्रियां चारपाई पर बैठी रहीं, जबकि सलमान साहब ने सोचा कि वह उठ खड़ी होंगी, जैसा कि उनके कस्बे में होता है, लेकिन यह तो शहर है। मिश्र जी यहाँ नहीं रहते, वे जवाहर नगर में रहते हैं। यहाँ सिर्फ उनके किराएदार रहते हैं। एक स्त्री ने उन्हें जानकारी दी और खामोश हो गई। क्या काम है? दूसरी ने पूछा, अपना सिर खुजलाने लगी। उनके मकान में एक लड़का रहता है, मिश्रलाल गुप्ता, उसी से मिलना है। उधर चले जाइए, सीढ़ी चढ़कर दूसरा कमरा उन्हीं का ही है, उस सिर खुजलाने वाली औरत ने बताया और खड़ी हो गई। सलमान साहब भीतर घुस गए। वहां अंधेरा था और सीढ़ी नजर नहीं आ रही थी। थोड़ी देर तक खड़े रहने के बाद उन्हें एक कोने में एक नल दिखाई पड़ा। फिर सीढ़ी भी दिखने लगी और वे संभल संभल कर ऊपर चढ़ने लगे। इस बीच उन्होंने अनुमान लगाया कि मिश्रीलाल सो रहा होगा। दरवाजा खटखटाकर उसे जगाना पड़ेगा। वह हड़बड़ाकर उठेगा और सीढ़ी खोलकर आंखें मलते हुए बाहर देखेगा। फिर सामने उन्हें पाकर चरणों पर झुक जाएगा। कौन? सीढ़ियां खत्म होते ही उस पार से किसी स्त्री का प्रश्न सुनाई पड़ा। वे ठिठक गए। मिश्रीलाल जी हैं क्या? थोड़ा ठहरिए, उस स्त्री ने जरा सख्ती के साथ कहा और सलमान साहब को लगा कि स्त्री किसी महत्वपूर्ण काम में लगी हुई है। वे बिना किवाड़ वाले उस द्वार के इस पार खड़े हो गए और कुछ सोचने लगे। तभी उन्होंने देखा कि अधेड़ वह गौरी सी औरत मात्र पेटीकोट और ब्रेसियर पहने बरामदे से भागकर सामने वाली कोठरी में घुस गई
और जल्दी से साड़ी लपेटकर ब्लाउज का हुक लगाती हुई बाहर निकल आई। उसने सलमान साहब को पुकारा तो वे इस प्रकार भीतर घुसे जैसे उन्होंने इस स्त्री को भी थोड़ी देर पहले भीतर घुसते हुए नहीं देखा। स्त्री ने भी यही सोचा और इत्मीनान से खड़ी रही। सलमान साहब ने देखा कि बरामदे में बने परनाले के मुहाने पर एक उतरी हुई गीली साड़ी पड़ी है और जय साबुन की गंध पूरे माहौल में भरी हुई है। मिश्रीलाल जी बगल वाले कमरे में रहते हैं, पर वे हैं नहीं, सुबह से ही कहीं गए हुए हैं। आप कहाँ से आ रहे हैं? बैठिए, स्त्री ने अत्यंत विनम्रता के साथ कहा और एक मसखट बिछाकर फिर भीतर घुस गई। थोड़ी देर बाद एक तश्तरी में गुड़ और ग्लास में पानी लिए हुई बाहर आई। मसखट पर तश्तरी रखकर खड़ी हो गई। पानी पीजिए, आज बहुत गर्मी है। इतना कहकर उसने अपनी उतारी हुई साड़ी की ओर देखा, फिर ना जाने क्या सोचकर पानी नीचे रखकर फिर भीतर घुस गई। अब की वह ताड़ का एक पंखा लेकर लौटी और उसे भी मसखट पर रख दिया। सलमान साहब ने गुड़ खाया, पानी पिया और पंखा लेकर उसे हल्के हल्के डुलाने लगे। मिश्रीलाल कहीं बाहर तो नहीं चला गया? बाहर तो नहीं गए हैं, शहर में ही होंगे, कहीं पिक्चर विक्चर गए होंगे या किसी दोस्त के यहाँ चले गए होंगे। रोज तो कमरे में ही रहते हैं, आज ही निकले हैं बाहर। सलमान साहब ने घड़ी देखी, 3 बज रहे थे। उन्होंने थकान का अनुभव किया और बसखट पर थोड़ा पसर गए। स्त्री फिर भीतर से तकिया ले आई। आप थोड़ा आराम कर लें, गुप्ता जी शाम तक तो आ ही जाएंगे। स्त्री ने उनके सिरहाने तकिया रखा और अपनी गीली साड़ी बाल्टी में रखकर नीचे उतर गई। सलमान साहब जब लौटे तो जेब में पड़ा प्याज उन्हें गड़ने लगा। उन्होंने उसे बाहर निकालकर चारपाई के नीचे गिरा दिया। थोड़ी ही देर बाद उन्हें नींद आ गई। नींद में उन्होंने सपना देखा कि उनके स्कूल में मास्टरों के बीच झगड़ा हो गया और पीटी टीचर सत्यनारायण यादव को हेड मास्टर बुरी तरह डांट रहे हैं। सलमान साहब उनका पक्ष लेकर आगे बढ़ते हैं तो सारे मास्टर उन पर टूट पड़ते हैं। उनकी नींद टूट जाती है। वे उठकर बैठ जाते हैं। लगता है रात हो गई। भीतर एक मटमैला सा बल्ब जल रहा है जिसकी रोशनी बरामदे में भी आ रही है। बरामदे में कोई बल्ब नहीं है। भीतर से आने वाली रोशनी के उस चौकोर से टुकड़े में ही स्टोव जल रहा था। स्त्री सब्जी छौंक रही थी। आज दोपहर में जय साबुन की गंध भरी हुई थी और वहीं अब जीरे की महक उड़ रही है। मिश्रीलाल नहीं आया अभी तक? अरे अब हम क्या बताएं, आज वे कहाँ चले गए? रोजाना तो कमरे में ही घुसे पड़े रहते हैं, उस स्त्री ने चिंतित भाव से कहा। स्टील के एक गिलास में पहले से तैयार की गई चाय लेकर उनके सामने खड़ी हो गई। अरे अरे, आपने क्यों कष्ट किया? इसमें कष्ट की क्या बात है, चाय तो बनती है शाम को। सलमान साहब ने गिलास थाम लिया। स्त्री स्टॉव की तरफ मुड़ गई। तभी एक सद्य स्नातः सज्जन कमरे में आए, कमर में गमछा लपेटे, जनेऊ मलते हुए सीढ़ियां चढ़कर ऊपर घुसकर हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे। जीरे की महक के साथ साथ अब अगरबत्ती की महक भी वातावरण में तिरने लगी। सलमान साहब ने भीतर झांककर देखा तो पाया कि उस कमरे में पूरी गृहस्थी अत्यंत सलीके के साथ सजी हुई थी। दीवारों पर राम, कृष्ण, हनुमान, शंकर, पार्वती, लक्ष्मी और गणेश आदि विभिन्न देवी देवताओं के फोटो टंगे थे। वहीं एक और लकड़ी की एक तख्ती लगी थी जिस पर लिखा था राम मनोहर पांडे, असिस्टेंट टेलीफोन ऑपरेटर। वे सज्जन अपने दाहिने हाथ में अगरबत्ती लिए, बाएं हाथ से दाहिने हाथ की टुहनी थामे सभी तस्वीरों को सुगंधित धूप से सुवासित कर रहे थे और बीच बीच में गीता के कुछ श्लोक भी सही गलत उच्चारण के साथ बोल जाते थे। छत पर एक गंदा सा पंखा अत्यंत धीमी चाल से डोल रहा था। स्त्री ने सब्जी पका ली थी और अब वह रोटियां बना रही थी। सलमान साहब की इच्छा अब वे वहां से चल दें और किसी होटल में ठहर जाए। सुबह आकर मिश्रीलाल से मिल लेंगे क्योंकि रात काफ़ी होती जा रही थी और उसका अभी तक पता नहीं है। वे खड़े हो गए। मैं अब चलता हूँ, कल सवेरे आकर मिल लूँगा। उन्होंने अपना बैग उठा लिया। कहाँ जाएंगे? स्त्री ने उनसे सीधा सवाल किया और पीछे मुड़कर उनकी ओर ताकने लगी। किसी होटल में रुकूंगा। क्यों भाई साहब, होटल में क्यों रुकिएगा? क्या यहाँ जगह नहीं है? खाना तैयार हो गया है, खा लीजिए और छत पर चलकर लेटिए। रात में गुप्ता जी आ ही जाएंगे और अगर ना भी आए तो सुबह चले जाइएगा। इस टाइम तो मैं आपको जाने ना दूंगी। आइए, जूता वूता उतारिए और हाथ मुँह धोकर खाने बैठिए। नहीं भाभी जी, आप क्यों कष्ट उठाती? उस स्त्री को अब भाभी कहने में कोई हर्ज नहीं लगा। सलमान साहब, कष्ट की क्या बात है, आइए खाना खाइए। सलमान साहब विवश हो गए। उन्होंने जूते उतारे और हाथ मुँह धोकर खड़े हो गए। अब तक पांडे जी अपनी पूजा आराधना से खाली हो गए थे और भीतर बिछी चौकी पर बैठकर कुछ कागज पत्तर देख रहे थे। सलमान साहब को उनसे नमस्कार करने तक का मौका भी नहीं मिला था।
यह उन्हें बहुत खल रहा था। लेकिन अब इतनी देर बाद नमस्कार करने का कोई औचित्य भी नहीं था, इसलिए उन्होंने सीधे सीधे बात करने की कोशिश की। भाई साहब, आप भी उठिए। नहीं, आप खाइए, मैं थोड़ी देर बाद भोजन करूंगा। उन्होंने तनिक शुष्क स्वर में सलमान साहब को उत्तर दिया और बगैर उनकी ओर देखे अपने कागज पत्तर में उलझे रहे। आप बैठिए, दिन भर के भूखे प्यासे होंगे, वे बाद में खा लेंगे। दफ्तर से आकर उन्होंने थोड़ा नाश्ता भी कर लिया। आप तो सो रहे थे। स्त्री ने एक बार फिर उनसे आग्रह किया और पीढ़ा रखकर थाली लगा दी। लोटे में पानी और ग्लास रख दिया। सलमान साहब बैठ गए। वे भीतर से बहुत आह्लादित हो रहे थे। उनके कस्बे में ऐसा नहीं हो सकता कि बगैर जाति धर्म की जानकारी किए कोई ब्राह्मण किसी को अपने चौके में बैठाकर खाना खिलाए, लेकिन शायद शहर में ऐसा हो सकता है। यद्यपि भी यह कोई बड़ा शहर नहीं है, यहाँ के लोग भी बहुत कुछ ग्रामीण संस्कार वाले हैं, पर है तो आखिर शहर। यहाँ के पढ़े लिखे लोग प्रगतिशील विचारों के होते हैं, उनमें संकीर्णता नहीं होती। वे धर्म प्रवण होते हुए भी रूढ़ धारणाओं से मुक्त होते हैं। सलमान साहब सोच रहे थे और खा रहे थे। उन्हें बैगन की सब्जी बहुत अच्छी लग रही थी। ताजे आम का अचार यद्यपि पूरा गला नहीं था, पर स्वादिष्ट था। रोटियों पर घी चुपड़ा हुआ था। ऐसी रोटियां उनके घर में नहीं बनती थी। वहां तो उल्टे तवे पर बनी हुई विशालकाय और अधसी की चपातियां किसी पुराने कपड़े में लिपटी रखी होती हैं। स्त्री ने एक फूली हुई भाप उड़ाती रोटी उनकी थाली में और डाल दी। आप गुप्ता जी के गांव से आए हैं? सलमान साहब ने सिर उठाया। पांडे जी अब कागज पत्रों से खाली हो गए थे और आम काट रहे थे। उनकी आवाज में उसी तरह की शुष्कता विद्यमान थी। जी हाँ, सलमान साहब ने जवाब दिया और अचार उठाकर चाटने लगे। पांडे जी ने संकेत से पत्नी को भीतर बुलाया और आम की 3 फांकियां थमा दी। स्त्री ने उन्हें सलमान साहब की थाली में डाल दिया। आप उनके भाई हैं? फिर वही शुष्क स्वर। सलमान साहब को कोफ्त हुई। जी नहीं, वह मेरा शिष्य है। ओह, क्या आप अध्यापक हैं? जी हाँ। कहाँ पढ़ाते हैं? अपने ही कस्बे में। आप भी गुप्ता हैं? जी नहीं। तो ब्राह्मण है? नहीं, मैं मुसलमान हूँ, मेरा नाम मोहम्मद सलमान है। उन्होंने अपना पूरा परिचय दिया और रोटी के आखिरी टुकड़े में सब्जी लपेटने लगे। पांडे जी ने अपनी स्त्री की ओर आंखें उठाई तो पाया वह खुद उनकी ओर देख रही थी। ऐसा लगा कि दोनों ही एक दूसरे से कुछ कह रहे हैं, पर ठीक ठीक कह नहीं पा रहे। सलमान साहब अगली रोटी का इंतजार कर रहे थे, लेकिन स्त्री स्टोव के पास से उठकर भीतर चली गई और कुछ ढूंढने लगी। सलमान साहब आम खाने लगे। स्त्री जब बाहर निकली तो उसके हाथ में कांच का एक गिलास था और आंखों में भय। उसने सलमान साहब की थाली के पास रखा स्टील का गिलास उठा लिया और उसकी जगह कांच का गिलास रख दिया। सलमान को याद आया कि अभी शाम को जिस गिलास में उन्होंने चाय पी थी और जिस थाली में वे खाना खा रहे थे, वे स्टील की ही थी। पल भर के लिए वे चिंतित हुए। फिर उन्होंने अपनी थाली उठाई और प्रणाली के पास जाकर बैठ गए। कुछ ना उठाया और थाली मांजने लगे। स्त्री ने थोड़ा सा पीछे मुड़कर उनकी ओर देखा, लेकिन फिर तुरंत बाद ही वह अपने काम में व्यस्त हो गई। मिश्री लाल अभी तक नहीं आया था।